हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मिज़ो। इस लेक्चर सीरीज़ में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यूज़ के थ्रू समझ रहे हैं। अगर आप जेके एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट 9 चैप्टर्स कवर किए थे और आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम नेक्स्ट 9 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज के एमसीक्यू इन चैप्टर से होंगे। फर्स्टली हमारे पास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड द थर्ड चैप्टर हमारे पास होगा कांग्रेस सेशन एंड द फोर्थ चैप्टर हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड फिफ्थ चैप्टर हमारे पास होगा मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स एंड सिक्स्थ चैप्टर हमारे पास होगा दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल एंड सेवन्थ चैप्टर हमारे पास होगा लखनऊ सेशन। हमारे पास होगा होम रूल लीग मूवमेंट एंड द लास्ट वन होगा गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी। गदर पार्टी किसने इस्टेब्लिश की? और इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल जी ने। लाला हरदयाल जी ने सबसे पहले गदर पार्टी इस्टेब्लिश की। लाला हरदयाल ने फॉरेन लैंड से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गदर पार्टी बनाई थी। ठीक है, फॉरेन लैंड पे ये गदर पार्टी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ बनी? इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ बनी? सही आंसर है लंदन में। ठीक है, इस सोसाइटी का मेन एम था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करना और लंदन इसलिए चूज़ हुआ क्योंकि वहाँ इंडियन लीडर्स एक्टिव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में किसने स्टार्ट की? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में किसने स्टार्ट की? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ये क्या थे? एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे जो बाहर रहकर इंडिया के लिए काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ स्टैब्लिश की? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने जो होम रूल सोसाइटी थी वो कहाँ स्टैब्लिश की? सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन में। ठीक है, लंदन उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर का सेंटर था, इसलिए वहाँ से मूवमेंट को इंटरनेशनल अटेंशन मिलती, इसलिए वहाँ से स्टार्ट की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड वार के दौरान गदर रेवोल्यूशनरीज कहाँ बसे थे? गदर, ठीक है, वर्ल्ड वार के दौरान जो गदर रेवोल्यूशनरीज थे वो कहाँ बसे थे? नॉर्थ अमेरिका में रेवोल्यूशनरी बसे थे। कहाँ पे? कहाँ बसे थे? नॉर्थ अमेरिका में बसे थे। ठीक है, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में बसे थे और वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास, गदर पार्टी किस कंट्री में फाउंड हुई? गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री? एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेंट फ्रांसिस्को से गदर पार्टी का मेन सेंटर था। ठीक है, सेंट फ्रांसिस्को गदर पार्टी का मेन सेंटर था जहाँ से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो एक्टिव हुई। ठीक है, स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के लीडर कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी का लीडर इनमें से कौन थे गदर पार्टी के लीडर? लाला हरदयाल जी जो थे वो गदर पार्टी के लीडर थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी इनमें से कौन सी कंट्री में फाउंड की गई? गदर पार्टी किस कंट्री में बनी? कहाँ पे बनी? यूएसए में। ठीक है, गदर पार्टी कहाँ बनी? यूएसए में। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम बीकाजी कामा को।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने फॉरेन लैंड पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया और नेशनल फ्लैग को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद है वेयर वाज मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन द वर्ल्ड। मैडम कामा ने पहला ट्राई कलर झंडा कहाँ होस्ट किया? स्तुतगर्ट। स्तुतगर्ट जो कहाँ था? स्तुतगर्ट में, जो कहाँ था? जर्मनी में। स्तुतगर्ट इज इन जर्मनी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़िए क्या है? द ऑफिशियल डेट ऑन विच द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स वाज। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस डेट को इम्प्लीमेंट हुआ? किस डेट को हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड किया। इस डेट को बंगाल में हड़ताल, प्रोटेस्ट और रक्षाबंधन जैसे सिंबॉलिक एक्शंस हुए। ये डेट एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वाज टेकन ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वाइस रॉय के टाइम हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, लेकिन एक्चुअल मोटिव था नेशनलिज्म को वीक करना, इसलिए आंसर हमेशा लॉर्ड कर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ब्रिटिश मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन पॉलिटिकल मोटिव क्या था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, curtailing द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। कौन सी पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, बंगाल नेशनलिज्म का सेंटर बन चुका था, इसलिए ब्रिटिश ने हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक बहाना था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का मकसद यही था कि हिंदूज को अलग कर दो और मुस्लिम्स को अलग कर दो और रूल करो, ताकि नेशनलिज्म को वो सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द इमीडिएट पॉलिटिकल रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू द लॉन्च ऑफ डैश। पार्टीशन के रिस्पॉन्स में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, पार्टीशन के खिलाफ लोगों ने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया और इंडियन गुड्स का यूज़ स्टार्ट किया। ठीक है, इसी से स्वदेशी मूवमेंट का जन्म हुआ। ये पहला मूवमेंट था जिसमें इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, ये पहला मूवमेंट था जिसमें इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, क्या किया था हमने? फॉरेन सामान था उसका बहिष्कार किया था और इंडियन गुड्स को अपनाया था। ठीक है, ये पहला प्रोटेस्ट था जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट था। द राइट आंसर इज बी, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाइकआउट of foreign goods during the Swadeshi movement was first advocated by। ठीक है, बाइकआउट का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? किसने एडवोकेट किया स्वदेशी मूवमेंट का? स्वदेशी मूवमेंट का आइडिया सबसे पहले किसने एडवोकेट किया? ठीक है, हमारा आंसर है औरोबिंदो घोष जी ने। औरोबिंदो घोष जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, औरोबिंदो घोष जी ने सबसे पहले ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करने को बोला ऑर्गेनाइज तरीके से। ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पावरफुल वेपन हो सकता है, उन्होंने बोला। ठीक है, लेटर ये आइडिया मास मूवमेंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड वंदे मातरम इमर्ज एज अ सिंबल ऑफ नेशनल अवेकनिंग। वंदे मातरम किस मूवमेंट का सिंबल बना? द राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वंदे मातरम नेशनलिज्म का इमोशनल स्लोगन बन गया था तब तक। ठीक है, लोग रैलीज और मीटिंग्स में इसे गाते थे। इस सॉन्ग ने नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कि एंटी पार्टीशन एजिटेशन का
मेन लीडर कौन था? हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने पब्लिक मीटिंग, स्पीचेस और प्रोटेस्ट के थ्रू लोगों को ऑर्गेनाइज किया, इसलिए उन्होंने मॉडरेट फेज का इम्पोर्टेंट लीडर माना जाता है इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, स्वदेशी एंड बाइकॉट वाज अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज पॉलिटिकल टूल ड्यूरिंग द। स्वदेशी और बाइकॉट पहली बार किस मूवमेंट में यूज हुए? ठीक है, स्वदेशी एंड बाइकॉट वाज अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज पॉलिटिकल टूल्स ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन एजिटेशन। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने ही पहली बार इकोनॉमिक मेथड्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल में यूज़ किया था। बाद में यही मेथड्स गांधी जी ने भी अडॉप्ट किए लेटर ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब कैंसिल हुआ? एनरोल मतलब कैंसिल, कब खत्म हुआ? ठीक है, द राइट आंसर इज 1911, 1911 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद 1911 में पार्टीशन कैंसिल कर दिया। इसी साल कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर मेथड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का कौन सा फीचर नहीं था, इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर मेथड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था? एंड द राइट आंसर इज, ठीक है, यूज ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एज प्राइमरी मेथड। सॉरी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का फोकस था बाइकआउट करना स्वदेशी गुड्स को, और जो विदेशी गुड्स था उसको प्रमोट करना, और नेशनल एजुकेशन के बारे में था। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर हमने ख़त्म किया इस वीडियो का। नेक्स्ट हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, असर्शन है हमारे पास, द स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। रीज़न है, इट प्रमोटेड द यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड्स अवर फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो आप बताइए, स्वदेशी मूवमेंट ने इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस प्रमोट की, क्यों? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। स्वदेशी का मतलब है अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करना। ठीक है, इससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंस कम हुई। ठीक है, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट वाज इनकरेज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इट प्रमोटेड यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड्स। ठीक है, हिंदुस्तान में बनने वाले जो प्रोडक्ट थे उनको प्रमोशन मिली यहाँ पे। ठीक है, और फॉरेन प्रोडक्ट का बहिष्कार हुआ, उन्हें लोगों ने यूज़ करना बंद किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, असर्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। रीज़न है, ही फियर्ड दैट पार्टीशन वुड क्रिएट डिवीजन अमंग इंडियंस। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पार्टीशन को अपोज किया। क्वेश्चन है क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये डर था कि पार्टीशन जो है हिंदुस्तानियों के दरमियान में इख्तलाफ पैदा कर देगी, डिवीजन रख देगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। टैगोर जी को लगता था कि पार्टीशन से कम्युनल डिवीजन बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने यूनिटी के लिए रक्षाबंधन की आइडिया भी दिया था उस टाइम पे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास क्या है, द स्वदेशी मूवमेंट हैड एन इम्पैक्ट बियॉन्ड बंगाल। रीज़न है हमारे पास, इट्स आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट बंगाल के बाहर भी था। ठीक है, इम्पैक्ट बियॉन्ड बंगाल के बाहर भी था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। मूवमेंट बंगाल से स्टार्ट हुआ, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास तक आइडिया स्प्रेड हुए थे, इसलिए इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल का था। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कांग्रेस सेशंस। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रिजाइडेड ओवर द बनारस सेशन 1905 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है,
किसने प्रिजाइड किया था बनारस सेशन को 1905 में? इंडियन कांग्रेस के 1905 बनारस सेशन को किसने प्रिजाइड ओवर किया था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। ठीक है, 1905 का बनारस सेशन मॉडरेट्स के कंट्रोल में था। ठीक है, मॉडरेट्स के कंट्रोल में था। ठीक है, इस सेशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसी टाइम बंगाल पार्टीशन का इशू स्ट्रांग हुआ और नेशनल मूवमेंट को नया डायरेक्शन मिला। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को नया डायरेक्शन मिला इसी सेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? स्वराज का सबसे पहले किस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम? ठीक है, किस सेशन में सबसे पहले स्वराज का यूज़ हुआ, स्वराज वर्ड का यूज़ हुआ? ठीक है, द राइट आंसर इज कलकत्ता सेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलकत्ता सेशन। स्वराज टर्म पहली बार ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1906 के कलकत्ता सेशन में हुई। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को शो करता है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की कैपेबिलिटी, उनके इन्फ्लुएंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हु प्रिजाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, 1906 का कलकत्ता सेशन किसके द्वारा प्रिजाइड ओवर किया गया? तो सही आंसर है हमारे पास दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के कलकत्ता सेशन की प्रेसिडेंसी की और स्वराज को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया, इसीलिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस वाज नॉट पास्ड एट द कलकत्ता सेशन 1906? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन कलकत्ता सेशन में पास नहीं हुआ था? ठीक है, स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट, नॉन कोऑपरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन कोऑपरेशन। कलकत्ता सेशन में स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुए थे। ठीक है, मतलब स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वदेशी अपने ही देश के बनाए हुए गुड्स का यूज़ करेंगे, बाइकॉट फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, ये रेजोल्यूशन पास हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाद में 1920 में गांधी जी के टाइम स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फेमस स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स टुक प्लेस एट? जो स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसके? गरम दल और नरम दल के दरमियान। ठीक है, गरम दल एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल मॉडरेट के दरमियान जो स्प्लिट हुआ था वो किस सेशन में हुआ था? ठीक है, द राइट आंसर इज सूरत सेशन 1907। ठीक है, 1907 का सूरज सेशन कांग्रेस का सबसे कंट्रोवर्शियल सेशन था, जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच परमानेंट स्प्लिट हो गया था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु प्रिजाइडेड ओवर द सूरत सेशन 1907 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने प्रिजाइड ओवर किया था सूरत सेशन को 1907 में? द राइट आंसर इज रास बिहारी घोष। सूरत सेशन के प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। ठीक है, इस सेशन में लीडरशिप और आइडियोलॉजी को लेकर सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस सेशन में। ठीक है, कि कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट एट द सूरत सेशन 1907 वाज? मेन कारण क्या था सूरत स्प्लिट का? मेन कारण था डिसएग्रीमेंट ओवर एक्सेप्टेंस ऑफ कलकत्ता रेजोल्यूशन। ठीक है, कलकत्ता रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उस पर डिसएग्रीमेंट था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि बाइकॉट और स्वदेशी को एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन मॉडरेट क्या चाहते थे? मॉडरेट चाहते थे ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, पहले मॉडरेट चाहते थे कि थोड़े थोड़े करके हमें स्वदेशी और बाइकॉट जो हमारे पास मूवमेंट है उसको हम करते हैं, मतलब एरिया वाइज करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि स्वदेशी और बाइकआउट को हम एग्रेसिवली थ्रू आउट इंडिया फैला दे, थ्रू आउट इंडिया इम्प्लीमेंट कर दे। तो इस बात पर डिसएग्रीमेंट हुआ था। ठीक है,
इस बात पे डिसएग्रीमेंट हुआ था। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस लीडर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? द राइट आंसर इज दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी जो थे उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नारोजी को उनके लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन और ड्रेन थ्योरी के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। दादाभाई नारोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ विच पार्टी। किस पार्टी से दादाभाई नारोजी जो थे वो इलेक्ट हुए? ठीक है, पहली बार किस पार्टी से इलेक्ट हुए थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिबरल पार्टी से। ठीक है, दादाभाई नारोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन मेंबर बने। ये भी आप याद रखिए कि ये पहले इंडियन मेंबर थे और उन्होंने लिबरल पार्टी की टिकट से इलेक्शन जीता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच कांग्रेस सेशन ऑफिशियली अडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस सेशन में स्वराज को गोल कहा गया कि हमें क्या करना है, पूर्ण आज़ादी लेनी है? किस इंडियन कांग्रेस के सेशन में ये बात बोली गई थी? द राइट आंसर इज कलकत्ता सेशन 1906 में। ठीक है, ऑफिशियली इस सेशन में बोला गया था। 1906 में जो कलकत्ता सेशन को ऑफिशियली कांग्रेस का एम डिक्लेयर, मतलब कांग्रेस ने अपना ऑफिशियली एम इसी सेशन में डिक्लेयर किया था। ठीक है, किया गया था। ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, स्वराज का गोल सब ऑफिशियली कहाँ हुआ था? कलकत्ता सेशन में होता है। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, अब हम इनके फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1906 में हुई थी उसके बारे में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इन 1906 द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुई, कहाँ पे बनेगी? मुस्लिम लीग का ढक्कन कहाँ खुला? ढाका में। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग का ढक्कन ढाका में खुला। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे कि ढाका में सबसे पहले मुस्लिम लीग का फाउंडेशन जो है ढाका में हुई। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 25 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। इस मीटिंग का वेन्यू था नवाब सलीमुल्लाह खान के रेजिडेंस में। इसका मेन एम था मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल इस्टेब्लिश हुई? द राइट आंसर इज 1906। ठीक है, 1906 में ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम्स को लग रहा था कि कांग्रेस उनके इंटरेस्ट प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इसलिए 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ताकि मुस्लिम की पॉलिटिकल डिमांड्स को एक प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आप प्लीज़ जो मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है वो प्लीज़ राइट डाउन करिए जो आपको पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। आल्दो आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उन्हें फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिए आप। ठीक है, नवाब जो हमारे पास क्या है, आगा खान जी जो हैं उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट माना जाता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, आगा खान, ये आप याद रखिएगा। आगा खान को ये क्या थे, हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे?
ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऑप्शंस में मोहम्मद अली जिन्ना भी होता है, लेकिन 1906 में जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं थे, ठीक है, ये याद रखिए। और एक्चुअल फाउंडर जो है नवाब सलीमुल्लाह ही हैं, ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह जो थे वो फाउंडर थे, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर जब ये क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, पर कंफ्यूज हो जाता है इंसान इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्पेशली जब एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम सीधा चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? सर आगा खान, ठीक है। आगा खान जो थे वो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आगा खान एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर थे और उन्होंने मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में भी एक्टिव रहे थे इस दौरान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट, ठीक है। एनुअल सेशन मुस्लिम लीग का 1907 में जो हुआ था, 1907 में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कराची में, ठीक है। फॉर्मेशन के बाद जो एनुअल सेशन था 1907 में कराची में हुआ, ये आप याद रखिए। एंड इस सेशन में लीग के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ को क्लियरली डिफाइन किया गया था, ठीक है। पॉलिसी क्या है उनकी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो कभी हम फिर अगर कभी डिटेल वीडियो मुस्लिम लीग पे चाहिए तो आप प्लीज़ बताना, मैं ज़रूर मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे भी गलत होते हैं इंसान से, ठीक है। हाकिम अजमल खान was one of the leaders to start a nationalist and militant अरहर मूवमेंट, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, when the Indian National Congress was formed, सैयद अहमद खान opposed it, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो सर सैयद अहमद खान जी ने उन्हें अपोज किया था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग found in 1906 vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate, ठीक है, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1906 में अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को और सेपरेट इलेक्टोरेट को। मौलाना बारकतुल्लाह एंड मौलाना Abdullah Sindhi was among those who formed a provincial government of India in Kabul. So option C is wrong, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। मुस्लिम लीग पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि सपोर्ट में थी, ठीक है। अपोज नहीं किया था, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फैक्ट से एज पर जैसे बताई गई हैं, ठीक है। हकीम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट मूवमेंट, ये आप याद रखिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द मुस्लिम डेप्यूटेशन मेट मिंटू इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। मुस्लिम डेप्यूटेशन मिंटो से मिली थी, ठीक है, अपने मिंटो से मिली थी 1906 में शिमला में। तो क्या कारण था, क्यों मिली थी? मुस्लिम डेप्यूटेशन मेट मिंटो फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो सिर्फ मुसलमान ही उन्हें वोट कर सकते हैं, दिस इज द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। 1906 में मुस्लिम डेप्यूटेशन ने वाइसराय मिंटो से मिलकर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, ठीक है। शिमला डेप्यूटेशन में डिमांड था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करें, ये इस बारे में था सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ लंडन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग ब्रांच किसकी प्रेसिडेंसी में बनी, ये बताना है आपको। द आंसर इज सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली के सैयद अमीर अली जो थे एक प्रोमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे जो इंग्लैंड में रहते थे। उन्होंने लंदन ब्रांच इस्टेब्लिश की ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तक मुस्लिम इश्यूज पहुंच सकें। ठीक है, मुसलमानों के जो इश्यूज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच सकें, उनका ये था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास असर्शन और रीजनिंग पे। ठीक है, असर्शन क्या है? लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम यूनिटी टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग फ्रीडम। ठीक है, लीग ने रिफ्यूज़ किया था किसको? टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम यूनिटी टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग फ्रीडम। ठीक है, इस चीज़ को अपोज किया था। ओनली द मुस्लिम लीग हैज़ द राइट ऑफ सच टाइप। ठीक है, तो आप आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज़ करेक्ट बट और इज़ रॉन्ग। चलिए स्टेटमेंट और रीज़न को एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शंस देखते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो राइट क्यों है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है कि मुस्लिम लीग इनिशियली कांग्रेस के साथ यूनिटी के फेवर में नहीं थी, लेकिन रीज़न गलत है क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लीग को राइट है, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन किस साल हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन किस साल हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1916 में हुआ था। ठीक है, इस सेशन का नाम लखनऊ सेशन था और ये 1916 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो इकट्ठे हो गए थे और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, वेरी लकी सेशन। ठीक है, लखनऊ सेशन। ठीक है, दोनों इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, अब लक से जस्ट एनोलॉजी बिठाने के लिए याद रखिए कि लक से लखनऊ सेशन इज़ वेरी लकी, जहाँ पे हमारे पास कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हो गए और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इकट्ठे हो गए, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में आ जाए कि लखनऊ सेशन किस बारे में था। ठीक है, जस्ट टू एनालॉजी बिठाने के लिए मैंने इसको लक से कनेक्ट किया। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। अभी जो मैंने डिस्कस किया वही अगली लाइन है कि द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। लखनऊ पैक्ट किन के बीच साइन हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट। मतलब ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ, और यहाँ पे जो ब्रिटिश के खिलाफ मिलकर डिमांड रखना, मतलब ये मोटिव था इस लखनऊ पैक्ट का। ठीक है, मिलके हम क्या करेंगे? ब्रिटिश के खिलाफ डिमांड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास द लखनऊ सेशन मार्क द रीयूनियन ऑफ। लखनऊ सेशन ने किस चीज़ का रीयूनियन दोबारा मिलना दिखाया? किस चीज़ का दोबारा मिलना दिखाया? मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, मॉडरेट हो गए नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट हो गए गरम दल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। 1907 में, आप जैसा आपको पता है 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था और जो कांग्रेस के ग्रुप थे ना वो 2 टुकड़ों में टूट गए थे। एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो थे वो प्रेयर पिटीशन वगैरह से अपनी बातों को ब्रिटिश लोगों के सामने रखते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? एक वायलेंट तरीके से ये अपनी डिमांड को ब्रिटिश पीपल के आगे रखते थे। ठीक है, इसलिए नरम दल और गरम दल। ठीक है, मॉडरेट नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मतलब ये जो सेशन था कांग्रेस यूनिटी का सिंबल भी इसे माना जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि किस सेशन को कांग्रेस यूनिटी का सेशन माना जाता है? लखनऊ सेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ वाज प्रिजाइडेड ओवर बाई। द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ वाज प्रिजाइडेड ओवर बाई। लखनऊ कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रिजाइडेड ओवर मीन उनके प्रेसिडेंट कौन थे जब कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो
क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड इन द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, जो मुस्लिम लीग थी उनकी कौन सी डिमांड को लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट किया गया था? कौन सी डिमांड थी वो? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या हुए? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कांग्रेस ने पहली बार तो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन इस सेशन में उन्होंने मान लिया था। ठीक है, यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट हुई। ठीक है, लखनऊ सेशन से, क्योंकि हमने मान लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को देने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लखनऊ पैक्ट एम्ड एट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ पैक्ट का मेन एम क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे आ जाए। कांग्रेस मीन्स हिंदू, ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस थी उसमें मैक्सिमम हिंदू लोग थे और मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स, तो इसलिए कांग्रेस प्लस लीग ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। देखिए, जहाँ से समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हु प्लेड अ की रोल इन रिकन्सिलिएशन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को मिलाने में किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? ठीक है, किसने किया, किसने अपना रोल निभाया? एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट जी ने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने का काम किया। ये कौन थी? एक होम रूल मूवमेंट लीडर थी। ठीक है, और यूनिटी के लिए मतलब एक्टिवली काम किया इन्होंने, दोनों ग्रुप्स के बीच में ब्रिज का काम किया। ठीक है, एनी बेसेंट जी ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लीडर इमर्ज प्रोमिनेंटली आफ्टर द लखनऊ सेशन। ठीक है, लखनऊ सेशन के बाद कौन सा लीडर ज़्यादा पावरफुल बना? कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो लखनऊ सेशन के बाद एज अ प्रोमिनेंट लीडर जो है उभर के सामने आए। तिलक क्या थे? पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो मॉडरेट बन गए थे। लखनऊ के बाद उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। ठीक है, लखनऊ सेशन के बाद उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द लखनऊ सेशन स्ट्रेंथन्ड द डिमांड फॉर। लखनऊ सेशन ने किस डिमांड को स्ट्रॉन्ग किया? डोमिनियन स्टेटस। एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, हम खुद को गवर्न करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही हम खुद को गवर्न करना चाहते हैं। दैट इज़ नोन एज डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ सेशन लाइज इन। द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ सेशन लाइज इन। लखनऊ सेशन की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस था लखनऊ सेशन का वो था एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस ने पहली बार उन्होंने क्या किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसी वजह से हिस्ट्री में इस सेशन को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आप क्या करेंगे? लखनऊ सेशन को पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई यहाँ पे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम। इसमें होम रूल लीग पे 10 इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। एनी बेसेंट किस मूवमेंट से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, याद रखिए, होम रूल मूवमेंट जो थी ये एनी बेसेंट जी यहाँ से जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ी ये एक ब्रिटिश लेडी थी। ठीक है, इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, और जैसे मैंने बताया होम रूल की लीडर थी। ठीक है, और 1916 में इनकी जो होम रूल थी वो बनाई गई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। सितंबर 1916 में इनकी जो थी ये होम रूल लीग का आगाज़ हुआ, इन्होंने बनाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच मूवमेंट इन इंडिया गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम इंडिया में कौन सा मूवमेंट पॉपुलर हुआ, और सही ऑप्शन क्या है, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान कौन सा इंडियन मूवमेंट जो था वो पॉपुलर हुआ। तो आंसर क्या है यहाँ पे, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें पता है 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। ठीक है, और होम रूल लीग 1916 में आई। देखा, 1916 में, सॉरी 1916 में आई। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वार में बिजी थी और इंडियन को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो इसी वजह से होम रूल लीग जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैली। इसे एग्ज़ाम में मतलब लिखते हैं। ठीक है, होम रूल मूवमेंट फ्लरिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार या कुछ ऐसा, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी। ठीक है, अगर इस तरह से कोई स्टेटमेंट आ गई कि होम रूल मूवमेंट फ्लरिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो वार में बिजी हो गए थे, तो ये मूवमेंट जो है वो फ्लरिश हुई थी। ठीक है, इस तरह से भी अगर कोई स्टेटमेंट बनी तो वो भी सही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु लॉन्च्ड द फर्स्ट होम रूल लीग इन इंडिया। इंडिया में पहली होम रूल लीग थी, किसने स्टार्ट की। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी, शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तिलक ने पहली होम रूल लीग स्टार्ट की थी अप्रैल 1916 में। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अप्रैल, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, अप्रैल 1916 में जो थी, ये तिलक जी ने ये होम रूल लीग स्टार्ट की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बेलगांव में, बेलगाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये भी इस मतलब ये जो है ना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी बार देखा है कि ये पूछा गया है। ठीक है, और मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगी यहाँ पे, शायद आपके काम आ जाए। तिलक हम पहले लगाते ना, तो वहाँ से याद रखना कि होम रूल लीग जो थी वो सबसे पहले तिलक जी ने स्टार्ट की, और एनी बेसेंट भी सेंट। ठीक है, तिलक लगा के हम सेंट बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। ठीक है, पहले तिलक लगाते हैं फिर साधु बनते हैं। तो इस तरह से आप इस एनालॉजी से ये चीज़ याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों 1916 में हुई, और कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी आई। जस्ट आपको मतलब था कि जब एग्ज़ाम में आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखो तो आपको एकदम रियलाइज़ हो जाए, एकदम हिट करे कि पहले कौन सी आई, पहले तिलक जी की आई और उसके बाद एनी बेसेंट जी की आई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915 to 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 अलग अलग होम रूल लीग्स थी ये। तिलक की लीग जो थी, तिलक जी की जो लीग थी, तिलक जी की जो लीग थी वो कहाँ स्प्रेड हुई थी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, कर्नाटका। ठीक है, बेरार। ठीक है, यहाँ पे हुई थी। उसके बाद एनी बेसेंट जी की ये हुई थी पूरे इंडिया में हुई थी। ठीक है, पूरे इंडिया में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि वाइड स्प्रेड कौन सी मूवमेंट थी, तो एनी बेसेंट जी की वाइड स्प्रेड थी, मतलब इनका एरिया ज़्यादा था, ये ज़्यादा स्प्रेड हुई थी एज़ कम्पेयर टू तिलक जी। ठीक है, दोनों का एम क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों का एम यही था। ठीक है, होम रूल होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल लीग। ठीक है, इनमें से कौन है जो होम रूल लीग में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. एलकोट। तो राइट आंसर है इसका टी.एस. एलकोट। क्यों, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिलेटेड है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिलेटेड है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, और ठीक है, बाकी सब आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। ठीक है,
इनमें से कौन जो है होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं थे। देखा, एक और क्वेश्चन आ गया। और अब की बार आंसर है सी आर दास जी। सी आर दास जो थे वो होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। ठीक है, सी आर दास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े थे। ठीक है, और स्वराज्य पार्टी, ये भी याद रखना आप। ये पूछा जाता है कि कौन से लीडर जो थे कौन सी पार्टी से जुड़े थे, स्वराज्य पार्टी से जुड़े थे। कौन? सी आर दास जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच कॉन्फ्रेंस डिड द होम रूल सपोर्टर्स सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब होम रूल सपोर्टर्स ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ किस कॉन्फ्रेंस में दिखाई? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916, AITUC कांग्रेस बॉम्बे 1920, फार्मर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 1918, जॉइंट AITUC NTU सभा 1938। द करेक्ट आंसर इज लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लखनऊ सेशन 1916 में हुआ जैसे। ठीक है, होम रूल लीग के सपोर्टर्स जो थे वो एक्टिव हो गए थे, और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो यूनाइट हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या थे, मिल गए थे। ठीक है, नरम दल गरम दल मिल गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए, सब एक हो गए। ठीक है, इसलिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाई इन्होंने। ठीक है, दैट्स वाई लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 को हम इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द होम रूल मूवमेंट मार्क्ड अ न्यू फेज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज। होम रूल मूवमेंट ने फ्रीडम स्ट्रगल में नया फेज क्यों स्टार्ट किया? होम रूल लीग मूवमेंट ने एक नया फेज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों स्टार्ट किया? इट प्रेजेंटेड अ concrete program of self-government, leadership passed into Mahatma Gandhi's hand, Hindus and Muslims began joint struggles, it brought coordination among Muslims and extremists. So the right option is D, moderates. It brought coordination between moderates and extremists. ठीक है, most favorable statement. ठीक है, हम मतलब डिटेल में पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द होम रूल लीग्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज्ड इनटू वन इन। कब जो है हमारे पास बेसेंट जी और तिलक जी की जो होम रूल लीग थी वो एक होगी? कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, 1918 में इन्होंने ये मिल गई थी। ठीक है, दोनों लीग एक हो गई थी, और मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ फिर उसके बाद, क्योंकि फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी गांधी जी की उसका वो जो आने वाली थी, मतलब वो उसका आगाज़ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल लीग इज नॉट करेक्ट? एनी बेसेंट फर्स्ट प्रेजेंटेड द प्लान इन 1914 एंड 15। ठीक है, तिलक होम रूल लीग वाज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, स्टेटमेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, उनकी स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन 100% किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तिलक होम रूल लीग वाज स्ट्रॉन्गर देन बेसेंट। ठीक है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बेसेंट की लीग जो थी वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, यहाँ लिखा गया कि तिलक जी की जो थी वो स्ट्रॉन्गर थी, इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो गलत होता है। बाकी आप ये तीनों स्टेटमेंट्स याद रखेंगे। ठीक है, चलो सो दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, गांधी एंड हीज अर्ली मूवमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो इस चैप्टर को ज़रूर रिवाइज़ करके जाना, अपने नोट्स में से ये चैप्टर ज़रूर रिवाइज़ करके जाना, स्किप नहीं करके जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधीज बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वाज इफेक्टिव बिकॉज ब्रिटिश इंडिया वाज अ मेजर। एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड। ठीक है, ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा मार्केट था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया क्यों था? क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से जाता था, और फिनिश्ड गुड्स जो होते थे वो बाहर से आते थे। ब्रिटिश लोग फिनिश गुड बना के फिर इंडिया में लाते थे। बाइकआउट से ये हुआ कि जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल मेड गुड्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे, उनका जब इंडियंस ने बाइकआउट किया तो कोई ख़रीदने वाला नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ
जो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ थी उनको डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हुआ ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी सेड दैट सम बुक्स ही रीड इन साउथ अफ्रीका वाज रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल अनटू द लास्ट एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक, ठीक है, अनटू द लास्ट बुक का मैसेज क्या था, ठीक है, अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड थ्रू एजुकेशन, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, सबका एक इंसान की भलाई जो है वो सबकी भलाई में है, द लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल परसुएट आर असेंशियल फॉर अ नोबल लाइफ, ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी सी आर करेक्ट, सो ऑल द स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। जो ये बुक थी, ये जो बुक थी कौन सी, ठीक है, ये जो बुक थी अनटू द लास्ट, ठीक है, ये किसने लिखी थी, जॉन रस्किन ने लिखी थी, जॉन रस्किन ने लिखी थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका था। ने लिखी गांधी जी को सर्वोदय सबका भला, सबका भला, ठीक है, सबका भला, ठीक है, सबके भले का कॉन्सेप्ट मिला, नंबर 1। नंबर 2 क्या था हमारे पास, इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है, एक इंसान का इंडिविजुअल का वेलफेयर जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के साथ है, सबके साथ है, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारे पास, सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंपल लिविंग, और मॉरल लाइफ पे जोर दिया, ठीक है, मॉरल लाइफ पे जोर दिया, सिंपल लिविंग और मॉरल लाइफ पे जोर दिया, ठीक है। इस बुक ने गांधी जी की पूरी जो फिलॉसफी थी लाइफ को देखने की, वो पूरी चेंज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हुज वर्क हैव इन्फ्लुएंस्ड गांधीज कॉन्सेप्ट, गांधी की आइडियाज़ पर किसका इन्फ्लुएंस था, ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये जो सारे राइटर थे, ठीक है, इन सब का इन्फ्लुएंस था गांधी जी के ऊपर, ठीक है। जो रस्किन थे हमारे पास, इन्होंने गांधी जी को सिखाया इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बताया। थोरियो ने सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बताया। और टॉल्स्टॉय ने नॉन वायलेंस और लव के बारे में गांधी जी को बताया, ठीक है। इन सारे ये जो तीनों राइटर थे, इन तीनों का बहुत बड़ा प्रभाव था गांधी जी की लाइफ पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनकी फ़िलॉसफी पे, ठीक है, इसलिए सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ नॉट रिलेटेड विद गांधी, गांधी जी के साथ कौन सी मूवमेंट जो है वो जुड़ी नहीं थी, द राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट गांधी जी से जुड़ी नहीं थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में कहाँ पे हुई, बंगाल के अंदर, ठीक है, कहाँ पे हुई, बंगाल से शुरू हुई, ठीक है। तब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, गांधी कहाँ पे तब थे, साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। बाकी मूवमेंट्स गांधी की लीडरशिप में थी, जैसे खिलाफत मूवमेंट होगी, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, या फिर क्विट इंडिया हो गया, ठीक है, ये तीनों की तीनों थी, ठीक है। इसलिए स्वदेशी डायरेक्टली गांधी जी से लिंक्ड नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। वो स्वदेशी को मानते हैं कि वो गांधी जी से रिलेटेड है, लेकिन वो नहीं है, ये आप याद रखें, ठीक है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लीड किया गया, तो आंसर है हमारा इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई, ठीक है। गांधी जी उस वक्त कहाँ थे, अरेस्टेड थे, ठीक है। अगर अरेस्टेड होंगे तो फिर कैसे लीड कर पाएंगे, ये क्या थी, मास मूवमेंट थी, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस थी। और जो बाकी मूवमेंट थी हमारे पास, सिविल डिसओबीडियंस हो गया, बरदौली हो गया, खेड़ा हो गया, ये सारी की सारी जो है वो गांधी जी ने लीड किया उन्हें, ठीक है। इसलिए जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप
इस वर्ड को इनसर्कल कर ले, ठीक है, तब फिर आगे प्रोसीड करें। कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग गांधी, गांधी जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास फर्स्ट है फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स, लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिगन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया, ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू। नॉन कोऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सिविल डिसओबीडियंस भी उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, और इनमें से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू गांधी, इनकरेक्ट है, इनमें से गांधी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन में कुछ आगे पीछे हो गया, ठीक है, यहाँ ये ठीक कर लेना आप, नन ऑफ दीज, नन, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट सही है। फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स, ठीक है, लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और बिगिन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोस ने रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये कहा था, ठीक है, नेहरू या पटेल ने नहीं कहा था। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और टाइटल ये जो है ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है, फादर ऑफ नेशन जो है ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑफिशियल टाइटल नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को दिया था एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के दौरान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडिड विद द नेम ऑफ गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ड्यूरिंग द सत्याग्रह एट रॉलेट एक्ट, इन द थर्ड ऑप्शन है इन द अमृतसर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919, एट द बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, कहाँ पे दिया गया था, INC सेशन 1919 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पब्लिक लेवल पर यहाँ पॉपुलर हुए थे, ठीक है, हुआ था ये वाला टाइटल महात्मा गांधी जी की यहाँ पे मास इमेज मतलब स्टार्ट हो गई थी, लोग जानने लगे थे उन्हें, 1919 टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, इसलिए अमृतसर सेशन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी महात्मा, किन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये आप याद रखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टैगोर जी ने गांधी जी को ये टाइटल दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट के लिए दिया था, स्पिरिचुअलिटी के लिए दिया था, दोनों ग्रेट थिंकर थे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, टैगोर ने महात्मा जो टाइटल था वो गांधी जी को दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन। कौन थे सेक्रेटरी, निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, परीलाल या फिर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन से सत्याग्रह गांधी नॉन कोऑपरेशन के टाइम गांधी के सेक्रेटरी कौन थे, कौन है, महादेव देसाई जी थे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी इन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, गांधी जी के लेटर्स ही लिखते थे, ठीक है, जेल में भी साथ गए, ठीक है, गांधी की जो राइटिंग है वो प्रिजर्व भी इन्होंने करवाई थी, ठीक है, इसलिए याद रखें महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स डिड गांधी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इनमें से कौन से सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली लीड नहीं किया था। द राइट आंसर इज वाईकोम सत्याग्रह। द राइट आंसर इज वाईकोम सत्याग्रह। ये केरला में हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, ये केरला में, ठीक है, ये केरला में हुई थी, ठीक है, क्यों हुई थी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट हुई थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट हुई थी, कौन सी, वाईकोम सत्याग्रह, ठीक है। लोकल लीडर्स ने लीड किया था और गांधी ने सपोर्ट दिया था, ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं थी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाईकोम सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए, ठीक है, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़, कब आए,
20 दिसंबर 1906 में, 20 दिसंबर 1906 में। वेरी स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आता है, देखा गया है, ठीक है, इसलिए ये वाला रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, आई मीन टू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। कौन से गांधीयन फॉलोअर्स टीचर थे, कौन से थे हमारे पास, जेबी कृपलानी जी, ठीक है। जेबी कृपलानी जी एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड से थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और गांधीयन आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स थे, ठीक है। सिंपल लिविंग बिहेवियर था इनका, ठीक है, स्टैटिक है, तो ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग में से कौन से जो थे गांधीयन फॉलोअर जो है वो टीचर थे, ठीक है, जेबी 14, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट supported Gandhi and the INC movement and went to jail in 1913। कौन से कैपिटल 1930 में जेल गए, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, ठीक है, क्लोज थे गांधी फैमिली के, ठीक है, बिजनेस होने के बावजूद जेल गए और कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था इन्होंने, ठीक है, और गांधी के प्रिंसिपल फॉलो करते थे ये, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी को ऑब्जर्वर बनने की एडवाइस किसने दी, ऑब्जर्वर बनने की एडवाइस किसने दी थी, ठीक है। हु हैज़ एडवाइज्ड गांधी टू बी एन ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 ईयर बिफोर एंटरिंग इंडियन पॉलिटिक्स। किन्होंने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है, गांधी जी को एडवाइस दी थी और ये क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, गुरु थे गांधी जी के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये क्या थे, मॉडरेट लीडर थे, मॉडरेट लीडर थे, मतलब नरम पंथ के, नरम पंथियों वाली विचारधारा थी इनकी। उसके बाद इंडिया समझने का एडवाइस इन्होंने दिया था, ठीक है, 1 ईयर स्टडी टूर बोला था कि आप 1 साल ब्रेक लो और पूरे जो इंडिया है उसका उसको देखो कि सही इंडिया क्या है, ठीक है, सही इंडिया गांव में रहता है, ठीक है, इसलिए आप देखो कि असली इंडिया कौन सा है, तो इसलिए ये इन्होंने एडवाइस दी थी गांधी जी को ऑब्जर्वर बनने की, ठीक है, कि कंट्री को देखो जाके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से रॉन्ग मीन्स नेवर लेड टू राइट एंड्स, ठीक है, रॉन्ग मीन्स गलत तरीके कभी भी सही एंडिंग तक नहीं जाते, ठीक है, ये किसने कहा था, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। गांधी के कोर प्रिंसिपल में से एक ये है, ठीक है, मीन्स और एंड्स दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब मीन्स भी सही होना चाहिए, मीन्स और एंड, मीन्स एंड एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और किसी चीज़ को हासिल करने का तरीका भी सही होना चाहिए, ठीक है। वायलेंस को रिजेक्ट करते थे गांधी जी, ठीक है, वायलेंस को रिजेक्ट करते थे गांधी जी, और मॉरल पॉलिटिक्स का मतलब मॉरल पॉलिटिक्स का बेस था ये सारी चीज़ें, ठीक है, इथिक्स बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था और ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ प्रिंसिपल दैट विच इज़ मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट, ठीक है, कि जो मॉरली जो गलत चीज़ होगी वो कभी भी पॉलिटिकली सही नहीं होगी, मतलब जब अगर इलेक्शन हो, फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो तो जो लोग पैसे दे के वोटों को खरीदते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ रॉन्ग मीन, ठीक है, क्योंकि वो मॉरली गलत है और मॉरली गलत है तो वो पॉलिटिकली भी सही नहीं है, ठीक है, उस तरह से बंदा जो चुना हुआ होगा वो भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, ठीक है, कौन थे, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, ठीक है, गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह किसके खिलाफ किया, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है, इसको हम चंपारण मूवमेंट भी बोलेंगे, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, चंपारण मूवमेंट भी बोलेंगे। नील की ज़बरदस्ती खेती कराना, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, नील की जो थी ज़बरदस्ती खेती कराते थे जिसकी वजह से जो पीजेंट थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, गांधी का इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी यही था, ठीक है, चंपारण मूवमेंट इंडिगो प्लांटेशन के लिए फर्स्ट सत्याग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफन सीन इन एग्जाम्स, ठीक है, ये आप याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह।
नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट हंगर स्ट्राइक का यूज़ कब हुआ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? कब हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद स्ट्राइक में हुआ था। ठीक है, ये किसके लिए था? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था। और डिस्प्यूट क्या था? वेज था, मतलब उन्हें जो पैसे हैं वो कम मिलते थे। ठीक है, गांधी जी ने फास्ट रखा था यहाँ पे। ठीक है, पीसफुल प्रेशर और टेक्निक यूज़ की थी। ठीक है, ये आप 2-3 चीज़ें इस बारे में याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट। गांधी जी ने पहला पब्लिक स्पीच, पहला भाषण कहाँ दिया था? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, ये याद रखिए। इंडिया रिटर्न के बाद मास ऑडियंस के सामने इन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म इन्हें मिला था और इन्होंने फर्स्ट जो है अपना स्पीच, पब्लिक स्पीच बॉम्बे में दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? बॉन्डेड लेबर क्या हुआ? बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कहाँ से हुआ था? चंपारण से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? चंपारण से हुआ था। इंडिगो पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो उन पर प्रेशर डालते थे। ठीक है, और बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, और गांधी का ये मतलब ये क्या कह सकते हम, सोशल जस्टिस रोल था गांधी जी का। ठीक है, चंपारण में किया था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? चंपारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी एट चंपारण इन 1917-1918? क्वेश्चन है हमारे पास कि चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल थे, कौन शामिल थे यहाँ से? ठीक है, इंडिगो फार्मर थे, रूरल पीजेंट थे, डायरेक्ट सफरर थे। सो यहाँ से हमारे पास सही आंसर है क्या? कल्टीवेटर्स क्लास। ठीक है, इंडिगो फार्मर्स जो थे हमारे पास, या फिर रूरल पीजेंट्स भी बोल सकते हैं, फार्मर्स, पीजेंट्स को भी फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो सही है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स? ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिलेटेड मूवमेंट कौन सा था? इंडस्ट्रियल वर्कर के रिलेटेड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद सत्याग्रह भी बोलेंगे उसको हम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या थी? टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे, जैसा मैंने अभी बोला आपको। ठीक है, और किसके लिए कर रहे थे? ये वेज की इंक्रीज़ के लिए इन्होंने ये स्ट्राइक रखी थी कि उन्हें मतलब पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, दिहाड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए रखी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, फ्रॉम होम अमंग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड? ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए मतलब किसके लिए था? वो अमंग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह, तो अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए था? इसके लिए था, फार्मर्स के लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था, पीजेंट्री आर्टिसंस के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था। ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया गया था। ठीक है, हंगर स्ट्राइक। ठीक है, एज वी सीन ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द प्लेस एंड ईयर ऑफ सत्याग्रह? साउथ अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका 1903 में। गांधी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे इंडियंस के राइट के लिए लड़ा था। सत्याग्रह कंसेप्ट यहीं डेवलप हुआ। ठीक है, बाकी पेयर्स इनकरेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन इकोनॉमी? ठीक है, गांधीयन इकोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, ही लेड एम्फेसिस ऑन नॉन इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, ही वाज इन फेवर ऑफ मैकेनाइजेशन इन इंडिया, he did not favor mechanization in USA. So the right answer is he favored mechanization in India. गांधी इकोनॉमी के बारे में कौन सा गलत है? हाँ, ठीक है, गांधी जी बिल्कुल भी मैकेनाइजेशन के क्या थे? फेवर में नहीं थे। वो बोलते थे कि अगर मशीनें आ गई तो वो क्या करेंगी, लोगों की जो
काम मतलब जो लोग काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, उनका काम जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी जगह मशीनें ले लेंगी। सो ही वाज इन फेवर ऑफ मैकेनाइजेशन, ये करेक्ट नहीं है। वो कभी भी मैकेनाइजेशन के मशीन के मतलब क्या कहते हैं, मशीन के बारे में मतलब वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में मशीनें आएँ। ठीक है, आई मीन टू से दैट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल्स कुड बी ब्रॉट अबाउट बाई। ठीक है, देयर टेम्पल इंट्री, प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड, बाय एयर मार्किंग फंड्स, आर देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई एस्टैब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, अनटचेबल्स का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा, जब कॉटेज इंडस्ट्री होगी। ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। ठीक है, चरखा और वो सब चीज़ें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। व्हाट डज गांधीयन इनोवेशन मीन? गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या है? मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पीपल। ठीक है, टू प्रोड्यूस मोर फॉर लेस इनपुट फॉर मोर पीपल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कम में गुजारा करना। इट इज़ अ नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिसोर्स एफिशिएंसी। ठीक है, इथिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी जब हम कम में गुजारा करेंगे। ठीक है, मतलब टू प्रोड्यूस मोर, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और कम इनपुट देंगे। ठीक है, कम में ज़्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट? खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है, तो खेड़ा सत्याग्रह इज द राइट आंसर। ठीक है, 1918 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए 1918, कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाते हैं तो उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण वाज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/20 एरिया ऑफ लैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 कथिया सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तीन कथिया, THI कथिया सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको 3 कथिया सिस्टम के बारे में यहाँ शॉर्टकट बता देती हूँ। ठीक है, 3 कथिया सिस्टम एक ब्रिटिश ज़माने का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करता था लोगों का, जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, किसके रिलेटेड है? इंडिगो फार्मिंग के। ठीक है, इंडिगो फार्मिंग। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। 3 कथिया का मतलब क्या होता है? तीन मतलब 3 कथिया क्या है? 20 मतलब कथिया होता है लैंड का यूनिट। ठीक है, हम कथिया का मतलब होता है कि लैंड को नापने का यूनिट, एक कि इतनी लैंड को हम एक कथिया बोलेंगे। ठीक है, कथिया लैंड यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसान को अपनी ज़मीन पर 20 कथिया में से 3 कथिया में क्या करना पड़ता था? ज़बरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, इंडिगो फार्मिंग मतलब नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, और हमारे पास क्या था, इसकी वजह से बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब रॉन्ग जो थी वो चीज़ें होती थी, जैसे ज़मीन जो थी वो बंजर हो जाया करती थी। ठीक है, और हम मतलब क्या था, एक फोर्सफुल कल्टीवेशन करवाते थे। ठीक है, इसमें से जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश प्लांटर्स, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट ब्रिटिश प्लांटर्स को होता था, इनको होता था। जो हमारे फार्मर बेचारे होते थे उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, ये थे हमारे लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि और क्या हम इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें वो सारी चीज़ें हम
ठीक करें उसको, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आया है, ठीक है। ठीक है, तीन खतिया सिस्टम एक ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम था, अगर हम शॉर्ट में बोले तो, जिसमें चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन में से 3/20 हिस्सा जो है वो ज़बरदस्ती इंडिको फार्मर के लिए देना पड़ता था, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को MCQs के थ्रू कवर किया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लर्न विद मीज़ो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और एग्जाम ओरिएंटेड MCQ लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड एंड थैंक यू सो मच।